की बात करते हैं हम। अब कोई मैकेनिक्स के बारे में बताए, एक या दो लोग कोई आंसर करे। मैकेनिक्स क्या है? The study which deals with motion. Okay, the study which deals with the motion. Okay, so mechanics is very clear. It is a study of microscopic objects or the motion of microscopic object. So simply we can say mechanics is a study of motion. Motion and forces, Force predicting motion. yeah, causing the motion. तो बेसिकली इसमें हमें दो चीजें डिस्कस करनी है, एक तो फोर्स एक तो मोशन की क्या मोशन हो रही है एंड द फोर्स कॉजिंग द मोशन। तो दो चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। ऐसे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने क्राइटेरिया बताया कि मैकेनिक्स में हम क्या डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स में भी दो ब्रांचेस हैं, एक होती है काइनेमेटिक्स, एक होती है डायनामिक्स। तो ऑफ कोर्स पहला चैप्टर जो है हमारा वो यही है। कोई बताएगा अब काइनेमेटिक्स में क्या होगा और डायनामिक्स में क्या होगा? कोई आंसर करे, काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे और डायनामिक्स में क्या करेंगे? किसी को डिफरेंस पता है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है? ओके, बोथ आर द स्टडी ऑफ मोशन। कुछ लोग बोल रहे हैं सर काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन और डायनामिक्स का हमें पता नहीं है। दोनों ध्यान दे, बोथ आर स्टडी ऑफ मोशन। Ignoring the agent causing motion. Yeah, very good. So काइनेमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन, बट जो कॉज है, कॉज क्या है? फोर्स। हम फोर्स को इग्नोर करेंगे, मतलब हमें पता है कि फोर्स ही ये सारे कॉज क्रिएट करेगा, बट हम फोर्स का उसमें जो है फोर्स को लेके नहीं आएंगे, सिर्फ हम मोशन के बारे में ही बात करेंगे। जबकि डायनामिक्स में उस कॉज को भी कंसिडर करेंगे, डायनामिक्स में भी मोशन स्टडी करेंगे बट उस कॉज को भी कंसिडर करेंगे। सो काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन कंसिडरिंग the cause creating it. Clear? Sorry, study of motion considering the cause creating it, ये हो जाएगा हमारा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मोशन कंसिडरिंग द कॉज क्रिएटिंग इट, मतलब इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गई डायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें, सो not considering the force creating, okay? ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा डील कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन के बारे में बात करना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मोशन कौन क्रिएट कर रहा है और कैसी मोशन क्रिएट करने वाला है। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स का जो दूसरा नेम है, जो हम बार बार बात करेंगे, वो सिंपल नेम है मोशन। सो काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट जस्ट द मोशन। तो मोशन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मोशन क्या होता है, किस टाइप में से डिफाइन करते हैं। तो यार मोशन एक ब्रॉड टर्म है। अगर हम मोशन की बात करें, सो मोशन एक ब्रॉड टर्म है। इट इज सिंपली मूवमेंट। ओके, मोशन का सिर्फ मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि वो कैसे मूवमेंट हो रही है। सो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, बस उसका कुछ भी मूवमेंट हो रही है वो कंसिडर किया जाएगा मोशन में। अब मोशन में भी बहुत वैरायटी है, मतलब सपोज देखने की बात है, पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है मोशन। तो अगर हम टाइप ऑफ मोशन की बात करें कि कितनी वैरायटी ऑफ मोशंस हो सकती हैं, तो वो बेसिकली डिपेंड करेगी, मोस्टली जो डिपेंड करेगी आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करेगी। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब कैसे? सपोज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ
सपोज एक कार है और वो कार आगे की तरफ मूव हो रही है, लेट्स से, ओके। तो जो ऑब्जर्वेशन आपकी होगी कि यार जो कार का मोशन है, कार की मोशन वो किस टाइप की है, तो आप बोलोगे कि सर स्ट्रेट है, रोड में चल रही है, लीनियर मोशन है। कैसी मोशन है? लीनियर मोशन है। बट आपने कैसे बोल दिया वो लीनियर मोशन है? कैसे बोला? आपने एक टर्म पे फोकस किया, पाथ। आपने किस टर्म पे फोकस किया? पाथ पे फोकस किया, और आंसर दिया क्या? कि ये सर एक लीनियर मोशन है। सोचो एक स्टूडेंट जो उसके पाथ को फोकस नहीं कर रहा है, वो उसके स्पीड को देख रहा है कि सर उसकी स्पीड कैसी है। तो अगर पाथ को देखा तो हमने टर्म दिया लीनियर, लेकिन कोई स्टूडेंट है जो उसकी स्पीड ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या बोलेगा कि सेम स्पीड से चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है। ओके गुड। सो सेम स्पीड से चल रही है, दैट मीन्स क्या सिचुएशन हो जाएगी? इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यह हुआ कि मोशन का एक फिक्स आंसर नहीं होता है। मोशन किस पे डिपेंड करती है कि आप किस पर्सपेक्टिव से आंसर देने वाले हैं। ओके, सो इसका मतलब ये कि अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसके वेरियस आंसर हो सकते हैं। ओके, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमें किस अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं 2-3 टर्म्स कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स टू डिफाइन एनी मोशन। सो स्टैंडर्ड्स देखें। स्टैंडर्ड्स क्या है? नंबर वन है अकॉर्डिंग टू स्पीड। अकॉर्डिंग टू स्पीड अगर हम बात करें तो मोशन को दो टाइप में डिफाइन करते हैं, आपको भी पता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपको स्पीड देख के जज करना है मोशन, तो हम मोशन का नेम देंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई कैन राइट मोशन आल्सो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट रहे, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि एक ऑब्जेक्ट जो 10 की स्पीड से जा रहा है, क्लियर, ऑन अ स्ट्रेट रोड, क्लियर, और एक है जो एक सर्किल में घूम रहा है 10 की स्पीड से। ये सर्किल में घूम रहा है 10 की स्पीड से। अच्छा बताओ, ये मोशन किस टाइप की है? दोनों मोशन में से कौन सी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्या बात कर सकते हैं इसमें? पहली यूनिफॉर्म, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म। पहली यूनिफॉर्म, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, एक्सप्लेन करें क्यों नॉन यूनिफॉर्म है दूसरी? सर दूसरी में डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ओके, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। देखिए यहीं पे आप लोग धोखा खा गए। तो मुझे पता था, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को पिक किया हुआ है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सो डायरेक्शन देखो ना, अभी पहले इस तरफ है, फिर बाद में नीचे की तरफ जा रहा है, फिर लेफ्ट की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, क्लियर। बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज डिफाइंड विद डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इसका मतलब चेंज हो रही है, बट इसकी स्पीड कैसी है बताओ? स्पीड कैसी है? सेम है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। सो यहाँ पे देखो, मैंने वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है? स्पीड कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी से हमें मतलब नहीं है, क्या कांस्टेंट होना चाहिए? स्पीड कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म कट। आंसर इसका करेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि हमें टारगेट करना है स्पीड को, ना कि वेलोसिटी को। ठीक है, तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू स्पीड आपको क्लियर होगा, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। लेट्स से दूसरा पार्ट। सपोज आप एक मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि मोशन बार बार रिपीट हो रही है। मतलब अगर हम एक पार्ट देखें, अकॉर्डिंग टू रिपीटिशन, अकॉर्डिंग टू रिपीटिशन देखें तो मतलब क्या सिचुएशन हो रही है कि बहुत चांसेस हैं कि मोशन थोड़ी सी रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी? हम दो नए टाइप डिफाइन करेंगे। रिपीट हो रही है मतलब कैसे आप देख सकते हो? लाइक एग्जांपल है क्लॉक। आप देखते हो क्लॉक पूरा रिपीट होती रहती है बार बार। फैन,
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, सन, मून, ये सब लोग अपनी मोशन रिपीट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो बेस्ड ऑन रिपीटिशन आप काफी सारी चीजें आंसर कर सकते हो। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्लॉक की स्पीड क्या होती है, तो आप ऐसे नहीं आंसर करेंगे, कई आंसर हो सकते हैं, बट इफ आई एम फोकसिंग ऑन द टर्म रिपीटिशन, कि बार बार अपनी मोशन रिपीट कर रहा है, देन आई कैन यूज टू वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स, वन इज पीरियोडिक एंड सेकेंड इज नॉन पीरियोडिक। क्लियर? सो इट इज लाइक पीरियोडिक मोशन। डन। तो पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन दो टर्म्स होते हैं रिपीटिशन के मामले में। रिपीटिशन का मतलब ये है कि उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी मोशन बार बार रिपीट कर रहा है और एक फिक्स टाइम पे रिपीट कर रहा है, तो उस टाइप की मोशन को क्या हम बोल देते हैं? पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं। तो पीरियोडिक सबको समझ में आया क्या है? पीरियोडिक लिख देते हैं। सो रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। सो इट रिपीट्स its motion after fixed interval of time। क्लियर? तो इन सारी चीजों में आप देखो कि सब लोग, अब क्लॉक नहीं बात कर सकते, क्लॉक एग्जैक्टली नहीं, क्लॉक हैंड की बात कर सकते हैं एक्चुअली हम। क्लॉक हैंड कोई सी भी, मिनट हैंड, आवर हैंड। सो क्लॉक हैंड जो होते हैं वो क्या करेंगे? वो एक पीरियोडिक मोशन करेंगे। फैन एक पीरियोडिक मोशन करेगा, सन एक पीरियोडिक मोशन करेगा, मून एक पीरियोडिक मोशन करेगा। ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे पीरियोडिक मोशन के। तो समझ में आया क्यों? क्योंकि ऑल दीज आर रिपीटिंग देयर मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। क्लियर? किसी को डाउट है पीरियोडिक मोशन को लेके? नो। ओके। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि टेंशन नहीं लेना है, ये जितनी मैं लिख रहा हूं ना यही हमारे चैप्टर्स हैं। मतलब कैसे? जैसे मैंने ये यूनिफॉर्म लिखा है, ये तो हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या है? चैप्टर नंबर 3 है काइनेमेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 है 2D मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स में भी हम 1D मोशन देखेंगे, 2D मोशन में दो अलग मोशन देखेंगे, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर। तो ये सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 या 11 देखेंगे जहां पे हम पीरियोडिक मोशन पढ़ेंगे। ठीक है? तो जो भी यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो सारे हम ऑफ कोर्स स्टडी करेंगे। नॉन पीरियोडिक का कुछ मतलब ही नहीं बनता। मतलब ये सिंपल सी बात है, नॉन पीरियोडिक, सपोज मैंने एक बीकर में रख दिया, आपको मिल्क रख दिया और मैंने पूछा बताओ व्हाट इट इज, सर इट इज नॉट वाटर, इट इज नॉट वाटर। तो ये तो फिर मतलब बनेगा नहीं ना काम, ये तो यूनिवर्सल हो जाएगा। तो अगर नॉन पीरियोडिक है तो इतनी जरूरत नहीं होती आंसर करने की, फिर हम दूसरी चीजें देखते हैं। सपोज मैं बात करूं एक कार आगे मूव हो रही है, आप आंसर कर दो सर इट इज अ नॉन पीरियोडिक मोशन। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, इट इज नॉन पीरियोडिक। बट नॉन पीरियोडिक सर्च करना बेटर नहीं होता है, आप ढूंढें कि अदर ऑप्शन क्या फिट बैठेगा, फिर यूनिफॉर्म बैठेगा या जो नेक्स्ट अभी हम बताएंगे वो सेट होगा, वो सब देखना होता है हमें। तो इट इज नॉट वाला यहाँ पे यूनिवर्सल आंसर अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसकी हैबिट मत डालना। वो जस्ट मजाक के लिए अच्छा होता है कि सर ये नॉन है, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पीरियोडिक मोशन में भी एक स्पेशल टाइप होता है, पीरियोडिक का भी एक स्पेशल टाइप होता है, बहुत ही एक स्पेशल टाइप है कॉल्ड ऑसिलेटरी। और ये भी हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी। वाइब्रेटरी। नॉन ऑसिलेटरी की जरूरत नहीं है, चलो यार, बट नॉन ऑसिलेटरी मतलब नहीं है। मैंने वही बताया कि नॉन वाला डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। कोई चीज ऑसिलेट ही नहीं हो रही है तो फिर नॉन ऑसिलेटरी हो गई, मतलब नहीं हुआ ना उसे डिस्कस करने का। सो वाइब्रेटरी चाहिए आपको करना है तो लिख सकते हैं, नॉन ऑसिलेटरी आपका मन रहे। ओके, अब बात करते हैं पीरियोडिक में ये। तो देखो यार, ये जो ऑसिलेटरी है ये पीरियोडिक का एक सब टाइप है। तो पहले तो एक चीज क्लियर रखना है क्या, कि देखो ऑसिलेटरी भी हो सकता है, नॉन ऑसिलेटरी भी हो सकता है, पीरियोडिक मतलब दोनों हो सकता है। तो एक चीज ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी।
ये पहले क्लियर रखना है, क्योंकि सारी पीरियोडिक मोशन को कई बार लोग ऑसिलेटरी भी समझ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें नॉन ऑसिलेटरी भी आ रही हैं। लेकिन अगर इसका इन रिवर्स बोलें, ऑल oscillatory motions, so all Are oscillatory periodic. motions Are periodic motion. are periodic motion, क्योंकि ये पीरियोडिक का ही एक सब पार्ट है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि ये पीरियोडिक का ही सब पार्ट है, इसलिए काम बन जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि एक्चुअली है क्या, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में क्या डिफरेंस है। वाइब्रेटरी तो बाद में, पहले ऑसिलेटरी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, सिंपल पीरियोडिक कैसा दिखता है और ऑसिलेटरी कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। ऑसिलेटरी, सपोज ये एक पॉइंट है, ये स्टार्ट है, ओके। एक ऑब्जेक्ट गया और घूम के इधर आ गया, क्लियर, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। वो घूम के वापस आ गया, बट क्या उसने अपना पाथ रिपीट किया क्या? नहीं, जिस पाथ से गया वो डिफरेंट पाथ से रिटर्न आया। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए, ये स्टार्ट पॉइंट है एंड इट रिटर्न्स विद द सेम पाथ, इट रिटर्न्स फ्रॉम सेम पाथ, तो मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये कि ये ऑब्जेक्ट कहीं तो गया, हमें नहीं पता, यहां तक गया और फिर वापस रिटर्न आ गया। मतलब यहां तक गया और वापस सिमिलर पाथ से रिटर्न आ गया। तो ये जो ग्रीन कलर है ये रिटर्न है। तो इस टाइप की मोशन क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है? बिल्कुल है, गया और वापस आ गया। बट इस टाइप की मोशन को जिसमें अपना पाथ रिपीट करता है वो क्या हो जाती है? ऑसिलेटरी मोशन हो जाती है। तो ये मैंने एक रैंडम सा एग्जांपल दे दिया है, बट ये आपको समझना है कि ऑसिलेटरी का मतलब है कि वो अपना पाथ क्या करेगा? रिपीट करेगा। क्लियर? तो लेट्स से या पूछे, इसका एग्जांपल पेंडुलम ऑफ क्लॉक आता है। हाँ पेंडुलम आता है, बिल्कुल। हम वो सारी चीजें अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि ऑसिलेटरी में अगर हम थोड़ा सा और एक इसको मॉनिटर करें तो ऑसिलेटरी को हम फील कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमने बात की है जैसे ऑसिलेटरी में ही बात करते हैं। सपोज ये स्टार्ट था और इसको थोड़ा सा सिंपल लिख लेते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स बनाए। ये गया और एक पाथ से रिटर्न आया, ये रिटर्न है, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि इस मोशन को हमने बोला कि ये जो है हमारी मोशन कैसी है, ये ऑसिलेटरी हो गई। तो ऑसिलेटरी मोशन का एक और डेफिनेशन आएगी कि इफ समथिंग इज रिटर्निंग टू इनिशियल पॉइंट यू विल फाइंड अ पॉइंट, ये पॉइंट है, ऑलवेज अ पॉइंट which will feel to and fro motion। तो आपने बचपन में ये चीजें देखी होंगी कि ऑसिलेटरी मोशन की एक और डिफिनेशन होती है क्या? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। सो देयर विल बी ऑलवेज अ पॉइंट जिसको फील होगा टू एंड फ्रो। मतलब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे बनाता हूँ, देखना इस पॉइंट को क्या फील होगा। आप लोग देखें, ड्रॉ करता हूँ मैं। सबसे पहले ग्रीन वाला पार्ट, कि पहले इस पॉइंट को लगेगा कि ये इधर गया, फिर इस पॉइंट को लगेगा कि ये रिटर्न आया, फिर रिटर्न होके वापस इधर पे गया, और फिर वापस से रिटर्न होके वापस इस पाथ से आएगा। तो इस पॉइंट को क्या लगेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट इधर इधर मोशन कर रहा है फिर इस तरफ जा रहा है, क्लियर। सो इस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो। सो इनडायरेक्टली ऑसिलेटरी मोशन किसी भी टाइप की हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ पॉइंट विच विल फील टू एंड फ्रो मोशन। इसलिए क्लास जो 9th होता है हम वहां पे सिंपल डेफिनेशन लिखाते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, क्लियर। तो एक अदर डेफिनेशन भी आ जाती है ऑसिलेटरी की, यू कैन सिंपल से टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। सो टू एंड फ्रो मोशन about a fixed point, so it is a to and fro motion about a fixed point। ये चीज हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। अच्छा, अभी बात करते हैं कि कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड होते हैं क्या,
कि सपोज ये जो मोशन हमने डिस्कस किया अभी, यहाँ पर हमने ये मोशन, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस मोशन में कुछ टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन मतलब एकदम जो बीच है जिसके अबाउट टू एंड फ्रो फील होता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन। और ये जो होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमम पोजीशन। मैक्स और एग्जैक्ट वर्ड बोले तो होता है वो एक्सट्रीम, सो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर? और एक वर्ड और ऐड होता है क्या? डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड, कोई बताएगा क्या होती है ये डिस्टेंस, क्या नेम है इसका? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में। ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, बट आप बता नहीं पा रहे। कोई आंसर करे? डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड। यार पता होगा आपको, पक्का आपने सुना है, बस आप लोग सही टाइम पे रिकॉल नहीं कर पा रहे उस चीज को। इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। याद आया क्या सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, तो याद है ना, एम्पलीट्यूड बहुत बोलते हैं एम्पलीट्यूड वर्ड। सो ऑसिलेटरी मींस एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, और वो मैक्सिमम कितनी दूर जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा बन जाता है एम्पलीट्यूड। तो ये डेफिनेशन था पीरियोडिक और ऑसिलेटरी के बारे में डिस्कशन। अब देखो यार, पीरियोडिक का एक टाइप मैंने लिखा था वाइब्रेटरी, तो इसका मतलब अब यहाँ पर कुछ समझेंगे कि वाइब्रेटरी एक सब टाइप है ऑसिलेटरी का। वाइब्रेटरी इज अ सब टाइप। सब टाइप क्या है, बात करते हैं। सब टाइप का मीनिंग क्या है? सब टाइप का एग्जैक्ट मीनिंग वही है जो मैंने अभी जस्ट लिखा था। क्या सब टाइप होने का मतलब ये है? ऑल ऑसिलेटरी मोशंस are not vibratory, while all vibratory motions are oscillatory. ओके, अभी ये बताएं कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में ये तो हमें पता चला। कोई एग्जैक्ट बताएगा व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी? कोई बताएगा कि बोथ आर सेम? आई से बिल्कुल सिमिलर है, छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है। कोई बता सकता है व्हाट इज दैट माइन्यूट डिफरेंस इन ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन? बहुत ही फीलिंग वाला टर्म है। Sir, in vibratory vibration happens. ऐसे नहीं यार, ऐसा कुछ जो थोड़ा साइन Vibratory motions are fast while oscillatory motions are some slow. ओके, नॉट एग्जैक्टली। समवन एल्स? सर हाँ, वाइब्रेटरी मोशन पार्टिकल के लिए डिफाइन होता है और ऑसिलेटरी मोशन मतलब थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। नहीं, नॉट एग्जैक्टली। श्रेयस आप आंसर करें। श्रेयस सरगर, आपने टेक्स्ट किया। Oscillatory means a movement about its equilibrium. नहीं, दोनों सेम है, मोमेंट अबाउट इक्विलिब्रियम दोनों में है। एक छोटा सा डिफरेंस है जो अभी आपको स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है, उसमें ही कहीं लिखा हुआ है वो डिफरेंस। हाँ बताएं। या श्रेयस आपने आंसर किया, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे जो आपका आंसर है? पार्शियल करेक्ट है या? सर चेंज इन एम्पलीट्यूड। हाँ, चेंज इन एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली कैसा? सर ऑसिलेटरी में ज्यादा होता है और वाइब्रेटरी में कम होता है। वेरी गुड, दैट इज द की डिफरेंस। क्या जब किसी पार्टिकल का, छोटे बड़े से कुछ मतलब नहीं है, बड़े ऑब्जेक्ट आल्सो कैन वाइब्रेट। ओके, पूरा अर्थ शेक करता है ना अर्थक्वेक के टाइम पे, वाइब्रेशंस। सो ऑफ कोर्स बड़े ऑब्जेक्ट कैन आल्सो वाइब्रेट। द पॉइंट इज एम्पलीट्यूड, कि वो वाइब्रेट कितना दूर करेगा। अगर बहुत दूर जाके रिटर्न आ रहा है देन इट इज ऑसिलेटरी, और अगर ये ऑब्जेक्ट बस जस्ट
थोड़ा सा इतना सा सिर्फ इतना ऑसिलेट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी। सो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी में सिर्फ की डिफरेंस है एम्पलीट्यूड का। एन ऑसिलेटरी मोशन विद वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड वाइब्रेटरी। सो आई कैन राइट एन oscillatory motion with very small amplitude is called vibratory. So I guess ये क्लियर होगा वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक को लेके। इनमें से किसी को कुछ डाउट है वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी या पीरियोडिक को लेके जो भी हमने रिपीटेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है? नो सर। ओके गुड। तो थर्ड पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली इसको हम ज्यादा फील करते हैं। हमारा बाय नेचर इसी बात पर डिपेंड करता है कि अगर हमसे किसी ने मोशन पूछा तो सबसे पहले हम क्या चीज फोकस करते हैं, उसका पाथ। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम थर्ड वाली बात करें। सो अकॉर्डिंग टू पाथ, अगर हम पाथ के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास किस टाइप की मोशन होती हैं। तो यार अगर पाथ की बात करना है तो देखें, आप समझें पाथ में यार एक प्रॉब्लम है। कैसे? सपोज मैंने एक छोटा सा पार्टिकल लिया और इसे हमने थ्रो किया, तो ये पार्टिकल यहाँ पर लेट से लैंड किया, हमने इसे थ्रो किया, ये जस्ट पार्टिकल है छोटा सा। लेट से उसके जगह पर मैंने एक ऐसा बड़ा सा एक रॉड लिया और उसे थ्रो किया। सो यू विल फील कि सपोज रॉड का एक ये पॉइंट है, तो इन द एयर इटसेल्फ ऐसा नहीं है कि रॉड ऐसे जाएगी और ये पॉइंट ऐसा ही रहेगा और फिर रॉड लैंड कर जाएगी, नहीं। बहुत कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि रॉड थोड़ी सी इस तरीके से हो जाएगी एयर में, फिर मे बी रॉड इस तरीके से हो सकती है। आई एम टारगेटिंग दिस दैट लेट्स से दिस इज अ पॉइंट, और मे बी रॉड ऐसे भी आ सकती है और मे बी पहले ऐसे हिट कर सकती है फिर कुछ होगा। दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका पाथ काफी वेरिएबल होता है, बट जो छोटा एक पार्टिकल है उसका पाथ एकदम बड़ा ही सेम रहेगा। तो इसका मतलब जब भी पाथ का डिस्कशन आएगा, हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं। पाथ के लिए हम दो कैटेगरी बनाते हैं। नंबर वन एक बनाते हैं फॉर अ पार्टिकल। फॉर अ पार्टिकल, फिजिक्स में पार्टिकल का मतलब ये होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल डेंस ऑब्जेक्ट। डेंस मतलब पूरा मास उसका एक छोटे से पॉइंट में ही है। वेरी स्मॉल डेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब एक पॉइंट जैसा होगा, ये हो गया हमारा फॉर अ पार्टिकल। और सिंपल सेकंड देके फॉर एन ऑब्जेक्ट। दोनों के लिए क्या क्या डिफरेंस होता है देखें, नेमिंग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ड्स को लेके, बाकी फीलिंग दोनों का वही है। क्या? सबसे पहला वर्ड अगर बात करते हैं तो वो है, इन दोनों में दो मेन वर्ड्स हैं, वो है एक है लीनियर और दूसरा है नॉन लीनियर। सो ये दो एकदम क्लियर है यहाँ पर। पहला हो गया लीनियर, दूसरा हो गया नॉन लीनियर। आपको पता है कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होंगे? लीनियर की डेफिनेशन पता है? लीनियर मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। और नॉन लीनियर का मतलब क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो नॉन लीनियर के फिर से दो पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक एक पार्ट हो जाता है कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर का मतलब क्या है? कर्वी लीनियर का मतलब एक कर्व में होगा, और एक हो जाती है रैंडम। मतलब कुछ ऐसा कि सपोज एक पार्टिकल है और हमें यहाँ पे जाना है इस पार्टिकल को, तो एक मोशन हो सकती है कि स्ट्रेट चला जाए, ये हो गई लीनियर, डन। एक हो सकता है कि ऐसे रैंडमली कुछ कर्व बना के चला जाए, सो ये दोनों हो गई क्या? कर्वी लीनियर। और एक होता है कि उसका मन ही नहीं, मतलब उसके मन पर डिपेंड करेगा, कभी ऐसे गया, कभी ऐसे, कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से। सो दिस विल बी अ रैंडम मोशन। तो सबको क्लियर है यार पार्टिकल से रिलेटेड? तीनों चीजें समझ में आई हैं कि किस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। ये स्टार्ट है
और ये एंड है, तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एक पार्टिकल की कर्वीलिनियर मोशन में। ओके, अच्छा फिर बात करते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये देखें तो नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। तो अगर ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो 3 डिफरेंट नेम्स हम यूज करते हैं। देखें तो पहला जो नेम है यावर्ध, एनी डाउट? सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी, वर्ड जो होता है वो बदल जाता है। लीनियर की जगह पे हम जो वर्ड यूज करने लगते हैं उसमें यूज करते हैं हम ट्रांसलेशन। तो पहला वर्ड हो जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। सो लीनियर की जगह पे हम एक डिफरेंट नेम दे देते हैं, उसका नेम हो जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, दूसरा नेम है, ट्रांसलेटरी की बात करें तो दूसरा है रोटेशनल। सो एक हो जाता है रोटेशनल। तो जो पार्टिकल है उसके लिए हम रोटेशनल टर्म डिफाइन नहीं करते, क्योंकि पार्टिकल मतलब एक छोटा ऑब्जेक्ट है, वो रोटेट करेगा तो हमें फील भी नहीं होगा ना उसका रोटेशन। लेकिन एक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसे आप थ्रो करोगे तो वो जब रोटेट होगा तो उसका डायमेंशन एकदम बदलेगा। सपोज इस तरीके का, पहले अभी स्ट्रेट था, अभी टिल्ट हो गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस ऐसे आ गया, तो जो इसके रोटेशन है आपको फील होंगे। सो रोटेशनल जो है वो पार्टिकल के लिए बताते नहीं है, सिर्फ हम क्या देखते हैं, ट्रांसलेटरी देखते हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए हम रोटेशनल टर्म डिफाइन करते हैं। थर्ड टर्म हो जाता है टी प्लस आर। समझ गए होगे, ट्रांसलेटरी मतलब टी, रोटेशनल मतलब आर, दोनों अगर साथ में हो रहे होंगे तो उसको हम नेम दे देते हैं टी प्लस आर। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ट्रांसलेटरी के भी 2 पार्ट होते हैं जैसे यहाँ पर थे। अब ट्रांसलेटरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ट्रांसलेटरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर और एक होता है कर्वीलिनियर। ओके, सो कर्वीलिनियर बिल्कुल इस वाले कर्वीलिनियर की तरह होता है, रेक्टिलिनियर बिल्कुल लीनियर की तरह होता है। तो ट्रांसलेटरी का मतलब क्या है? ट्रांसलेटरी का सिंपल मीनिंग होता है टू मूव, कैसे भी मूव हो जाए वो ट्रांसलेटरी कहलाएगा। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, कैसे भी पहुंचा है, सीधा पहुंचा है, घूम के पहुंचा है, इट विल ऑलवेज बी अ ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब आगे मूव हो जाना इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी। उसमें मूव होने का पैटर्न, अगर इन अ स्ट्रेट लाइन है तो नेम क्या देंगे, रेक्टिलिनियर। जबकि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में तो उसे सिर्फ क्या बोलते हैं, लीनियर। सो ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोलेंगे, इन स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलिनियर। सो इन स्ट्रेट लाइन। कर्वीलिनियर आपको पता है, इन अ कर्व। सो इन एनी कर्व। अच्छा, अब देखो यार, कर्वीलिनियर की जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हैं वो हमें डिस्कस करनी होती है काफी। तो अगर हम कर्वीलिनियर की बात करें तो कर्वीलिनियर की जो वैरायटीज हैं वो हमें काफी डिस्कस करनी पड़ती हैं। कर्वीलिनियर काफी अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो कर्वीलिनियर मतलब कोई सा भी कर्व हो सकता है, बट हमारे फिजिक्स में काफी सारे कर्व्स हमने डिफाइन किए थे, याद है? पहले हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद एक टर्म पढ़ा था पैराबोला। सो पैराबोलिक मोशन भी आ जाएगी एक कर्वीलिनियर। पैराबोलिक के बाद हमने पढ़ा था सर्किल, तो नेम आ जाएगा सर्कुलर। ओके, सो बेसिकली कर्वीलिनियर मोशन में डिफरेंट वैरायटी ऑफ कर्वीलिनियर होगी, लाइक पैराबोलिक, सर्कुलर, एलिप्टिकल, हाइपरबोलिक. ओके, देन if I say these two, circular and elliptical, so they have a specific type that they form a closed curve. So closed curve का मतलब ये है कि there is a possibility कि वो दोनों मोशन को हम एक और नेम दे सकते हैं, पीरियोडिक नेम भी दे सकते हैं। सो आई गेस मोशन में हमें उतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसमें? ट्रांसलेटरी में। ट्रांसलेटरी की बात करें, रोटेशनल। सो रोटेशनल में, रोटेशनल की खास बात क्या हो जाएगी, अगर हम रोटेशनल की बात करें, रोटेशनल एक सेपरेट हो जाएगी। रोटेशनल का मतलब है, ट्रांसलेटरी में मैंने बताया कि प्लेस चेंज होना चाहिए, रोटेशनल में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, प्लेस चेंज भी हो सकता है या नहीं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट या किसी भी एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट में एक रिवॉल्विंग मोशन होनी चाहिए, जिसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट मस्ट बी rotating about a fixed point. So object is rotating
अबाउट एनी पॉइंट। तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारी, ये सिंपल हो जाएगा, अबाउट एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ रोटेशनल मोशन। बट जो हमने एक नया टर्म यहाँ पे डिफाइन किया था टी प्लस आर, यहाँ पर हमने एक और टर्म डिफाइन किया हुआ था टी प्लस आर। टी प्लस आर का मतलब ये है कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट प्लेस भी चेंज करेगा एज वेल एज रोटेट भी होगा। सो इसमें टी प्लस आर का मीनिंग है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, प्लस रोटेशन। अब कोई एग्जांपल बता सकता है कि जहां पर ट्रांसलेशन भी हो रहा हो, ऑब्जेक्ट मूव भी हो रहा हो, रोटेट भी हो रहा हो? सर व्हील। व्हील। सो व्हील के लिए बहुत ही अच्छी बात है, व्हील एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, व्हील ऑफ एनी कार और व्हीकल। व्हील में रोटेट भी होता है और वो आगे की तरफ अपनी पोजीशन भी चेंज करता है। एनी अदर एग्जांपल? So और Earth, all planets ऑल प्लैनेट्स, वेरी गुड वेरी गुड। सो प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, सो प्लैनेट दे रिवॉल्व around a star and they also rotate on their own axis, so planets we can say। satellites। ठीक है, हाँ। अब सैटेलाइट जरूरी नहीं है रिवॉल्व करता, ओके। जो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो दे डू नॉट रिवॉल्व अराउंड देयर ओन एक्सिस, बट जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं दे रिवॉल्व। तो सैटेलाइट हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, व्हील टाइप के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। तो चलो अब इतना हमने डिस्कशन किया हुआ है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ और आप बताएं कि उसके कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। लेट्स से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मोशन ऑफ अ क्लॉक हैंड। लेट्स से क्लॉक हैंड, क्या लगता है इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, बताएं। रोटेशनल पीरियोडिक, रोटेशनल। ओके, पीरियोडिक, एंड रोटेशन। रोटेशनल रोटेशनल, और uniform यूनिफॉर्म। एंड एनीथिंग एल्स? equal interval of time हाँ नहीं वो ठीक है, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ कि क्या डिफाइन कर सकते हैं और नेम क्या दे सकते हैं, कुछ और नेम दे सकते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, किसी को सर्कुलर के बारे में कोई डाउट नहीं है क्या? oh sir सर्कुलर लिख सकते हैं या नहीं? yes sir लिख सकते हैं। yes sir अच्छा, फैन बताओ, फैन। रोटेटरी, पीरियोडिक एंड यूनिफॉर्म। ओके, पीरियोडिक, रोटेशनल, यूनिफॉर्म। अब बताओ सर्कुलर लिख circular सकते हैं या नहीं? circular सर्कुलर। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि ऐसे केसेस में सर्कुलर यूज नहीं करते हैं, समझ आ रहा है? सो बेसिकली हम जब हम रोटेशनल की बात करते हैं वहां पर हम सर्कुलर की बात नहीं करते हैं, समझ आ रहा है? मैं क्यों बताना चाह रहा था कि आपको सर्कुलर में डाउट है या नहीं। रीजन, Yes, जब हम sir. रोटेशनल बता दे रहे हैं तब हम सर्कुलर यूज नहीं करते हैं, क्लियर? क्योंकि Yes, sir. फैन एज अ होल कहीं नहीं जा रहा है, और जो सर्कुलर है वो ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एज अ होल, क्लियर? सो अगर क्लॉक हैंड ये है, देन सपोज ये क्लॉक हैंड है और इसके अबाउट ये फिक्स है, तो ये इसके अबाउट ही घूम रहा है। सो इसके अबाउट अगर घूम रहा है तो इस टाइप को हम सर्कुलर नहीं बोलते हैं, इसकी कैटेगरी बन जाती है रोटेशनल। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट देखना अपने ही पास फिक्स्ड नहीं है, लेट्स से यहाँ किसी पॉइंट के अबाउट अब ये घूम रहा है, देन वी कैन कॉल इट अ सर्कुलर आल्सो, ओके। तो सर्कुलर के लिए थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि उसे एक पॉइंट के अबाउट पूरे ऑब्जेक्ट को घूमना चाहिए, ओके। आई गेस मोशन में उतना कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। अब हम काइनेमेटिक्स के वेरियस पर्सपेक्टिव पे चलते हैं। सो मोशन का डिस्कशन हुआ, हम वेरियस वर्ड्स पे चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्स्ट, रेस्ट। कोई बताए रेस्ट मतलब क्या होगा? स्टेशनरी। आराम ओके, stationary बट आराम, हाँ ठीक है। रेस्ट मतलब ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, दैट मीन्स रेस्ट का मीनिंग सिंपल ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट
is not changing its position. नंबर 1। अच्छा, सिर्फ पोजीशन काफी नहीं है, कई ऑब्जेक्ट होते हैं जो बिना पोजीशन चेंज किए भी मूव करते हैं, वो क्या है? रोटेशनल मोशन। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, नॉट होल ऑब्जेक्ट, एनी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, दैट मीन्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है अगर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। अच्छा, अगर हम रियल में बात करें तो रियल में कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल रेस्ट पर नहीं है। सो यहाँ पर एक टर्म लिखेंगे, इट इज अ रिलेटिव टर्म। इट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब ये है, रिलेटिव टर्म का मतलब है, क्यों हम ये लिख रहे हैं? बिकॉज इन दिस यूनिवर्स नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। अब मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? एब्सोल्यूट रेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ? दैट मीन्स रेस्ट इटसेल्फ इज अ रिलेटिव टर्म। एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब हुआ एग्जैक्ट टर्म, बट अच्छी बात ये है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा फील करा देता हूँ कि कैसे इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं। सब लोग थोड़ा सा केयरफुल रहे, ध्यान देंगे। देखिए, अगर हम बात करें, लेट्स सी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट पे क्यों नहीं है? क्यों? सपोज आप अपने रूम पे देखें, तो रूम पे अगर आप देखोगे, सो जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपको वो कैसे फील होंगे? रूम पे अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो रूम पे ऑब्जेक्ट्स आपको रेस्ट पे दिखेंगे। क्लियर? बिकॉज आप कहाँ से देख रहे हो? रूम से देख रहे हो। क्लियर? लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं, बाहर मतलब लेट से एक मूविंग कार से देखेंगे, सो लेट से आप अगर एक मूविंग कार से अगर आप देखें, तो जो ऑब्जेक्ट थे, मतलब लाइक हाउस और जो भी चीजें हैं, सो वो सारी चीजें आपको क्या दिखेंगी? मूविंग दिखने लगेंगी। बट क्या वो रियल में मूव कर रही हैं? नहीं। सो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर करता है कि ये जो मोशन है, जो रेस्ट है, वो क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यूनिवर्स में। क्या सपोज मैंने बात की कि रूम के सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आपको भी दिख रहे हैं, लेकिन सोचो आप ऑब्जर्व करो मून से। अगर आप मून से देखोगे और अपने हाउस को देखोगे मून से, सो यू विल फाइंड इन रियल योर हाउस इज रोटेटिंग विद अर्थ। So if you observe from a different planet, we'll see that Earth is rotating. That's why all the objects on the Earth, suppose this is Earth and this is rotating around its own axis, all the objects will be also rotating. So along with this, all the objects will be performing a circular motion. Clear? So ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव है, ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं मून में। लेकिन लेट्स से हम बात करते हैं सन की। अगर हम मून से देखेंगे तो सन आपको कैसा दिखेगा? सो लेट्स से अगर हम मून से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं और सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बताओ सन कैसा दिखेगा यार? रेस्ट पे दिखेगा। अगर आप मून पे रहेंगे और आप सन को देखें तो वो सन क्या है? रेस्ट पे है। आप किसी भी प्लेनेट पे देखोगे तो सन क्या है? रेस्ट पे है। क्लियर? लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो, आप ऑब्जर्व करें डिफरेंट स्टार से, मतलब लेट से आप किसी दूसरे सोलर सिस्टम में चले जाएं और एक डिफरेंट स्टार से हमारे सन को अगर चेक करने का ट्राई करें, सो यू विल फाइंड इट इज ऑल्सो सर्कुलेटिंग। मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इस यूनिवर्स की सारी चीजें सर्कुलेट कर रही होती हैं। मतलब सपोज हम बात करते हैं, ये सन है हमारा और हमें पता है कि सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? बट इफ यू सी अनदर सोलर सिस्टम, लेट्स से ये एक दूसरा सोलर सिस्टम है और यहाँ पर भी डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग here is that these two suns will also form a rotating system. So ये सन भी सेल्फ रोटेट कर रहा होगा एंड
ये सन भी सेल्फ रोटेट कर रहा होगा। दैट मीन्स ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स आर इन मोशन। मतलब जो आप सोचते हैं कि ये हमारा सन रेस्ट पर है, वो सन भी रेस्ट पर नहीं है, वो भी मूव कर रहा है। अब अगर हम बात करें ये बहुत सारे सन मिला के गैलेक्सी बना दें और एक ये डिफरेंट गैलेक्सी है, सो दीज टू गैलेक्सी विल बी ऑल्सो रिवॉल्विंग इन सेल्फ पैटर्न। अच्छा, अब आप सोचो सर एक ही सर्किल में क्यों नहीं घूमते? मतलब ऐसा सोच सकते हो ना सर, ये सपोज हमारा सन है और ये हमारा नियरेस्ट दूसरा सन है, तो ये दोनों एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों नहीं घूमते हैं? तो जो इनका ऑर्बिट होता है वो इनके मास के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। किनका कितना ज्यादा मास होगा, जिसका जितना ज्यादा मास होगा वो उतने स्मॉलर सर्किल में घूमेगा। तो सपोज हमारे इसका मास है m, हमारे सन का, और हमारे सबसे नियरेस्ट सन का मास है 10 टाइम्स m। तो इसका मतलब ये जो नियरेस्ट वाला है ये बहुत ही छोटे से सर्किल में घूम रहा होगा, और जबकि हमारा सन बड़े सर्किल में घूम रहा होगा। बट ऑफ कोर्स दोनों चीजें मूविंग रहेंगी। तो ये चीजें हम अगर ध्यान दें, प्लैनेट्स में सारी चीजें इन मोशन होती हैं। सो ये जो हमने टर्म लिखा है रेस्ट, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है जो कि डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कौन है। सो ये जो रेस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ये ऑब्जर्विंग बेस्ड पे काम करता है रेस्ट। तो अगर ऑब्जर्विंग की बात करें तो एक नया टर्म हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पर एक टर्म जो डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑफ कोर्स आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें, देखिए ये क्या चीज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेम से ही बहुत ही क्लियर है कि एक रेफरेंस हमें एज्यूम करना है जिससे हम बताएंगे एग्जांपल कि वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। क्लियर? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले ये क्लियर रखना है कि सब लोग सोचते हैं कि ये तो यार इमेजिनरी चीज होता है, नहीं, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी बोथ। सो इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रियल एंड इमेजिनरी? मतलब सपोज ये पॉइंट रखा हुआ है, मैंने अपनी स्क्रीन में ये पॉइंट रखा हुआ है एंड आई वांट टू गेट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। ओके, सो पोजीशन, अभी पोजीशन बतानी है तो लेट्स से ऑलरेडी इस स्क्रीन में लेट्स से ये पॉइंट ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर। सो अगर आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताओगे इसकी पोजीशन, तो आप बता सकते हो कि सर इसकी पोजीशन ये है। लेट्स से इस स्क्रीन में कोई एक पॉइंट नहीं है बट आपने एज्यूम कर लिया, नहीं लेट्स से हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये एज्यूम कर लिया हमने। तो अगर हमने इसे एज्यूम कर लिया है तो इसकी पोजीशन हम बता ही सकते हैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो ये एक पोजीशन होगी जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है क्योंकि पॉइंट हमें गिवन था, बट ये हमने खुद से एज्यूम किया और पोजीशन बता दी है उसकी। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रियल हो इमेजिनरी हो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं डेफिनेशन है क्या। सिंपल सी बात है, इट इज अ ऑब्जर्विंग प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं जिसके रेफरेंस में आप मोशन एनालाइज करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इट इज अ रेफरेंस ओके टू ऑब्जर्व एनी मोशन। सो बेसिकली हमें मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक रेफरेंस चूज करना है जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अभी एक वर्ड समझना, फ्रेम का बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि फ्रेम होना चाहिए, फ्रेम का मीनिंग नहीं है कि ऐसा पूरा फ्रेम टाइप होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक रेफरेंस होना चाहिए जिससे हम मोशन को ऑब्जर्व करें। लाइक सपोज आप ट्रेन में जा रहे हैं, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं सपोज और आप देख रहे होंगे, अगर आप विंडो से देखेंगे तो बहुत सारे जो लेट्स से आप यहाँ पर है और ये सराउंडिंग है आपका स्ट्रीट, तो आप अगर बहुत दूर देखें, बहुत दूर, तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ लेट्स से यहाँ पे ट्रीज हैं काफी सारे और लेट्स से यहाँ पर ट्रीज हैं काफी सारे। सो अगर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट में हैं, लेट्स से आप ट्रेन में हैं, तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि ये सारे आप रेस्ट पर हैं लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? सो इन दैट केस आपका ये ट्री का मोशन ऑब्जर्व करने के लिए आपने क्या चूज किया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया, किसे,
ट्रेन को। क्लियर? लेट से एक पर्सन यहाँ पर जो था वो पास में ही खड़ा था, ट्रेन के बाहर ही था। यहाँ पर लेट से यहाँ पर एक पर्सन इनके पास में ही खड़ा था, वो सेम चीज को ऑब्जर्व करेगा कैसे कि ट्रीज आर एट रेस्ट, ट्रीज आर एट रेस्ट। सो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रीज आर एट रेस्ट, इसका मीनिंग ये है कि ये जो ऑब्जर्वर है इसने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर किया हुआ है, और आपने किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया हुआ है? ट्रेन के रेस्पेक्ट में। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये है कि कुछ भी रेफरेंस चूज कर सकते हैं आप, एज पर द मोशन आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाइक एग्जांपल कुछ भी हो सकता है जिससे आप ऑब्जर्व करें, लाइक कार, बस, ट्रेन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राउंड। सो ग्राउंड को मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा क्योंकि ग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक चीज है जो फिक्स्ड होता है। तो ग्राउंड इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक फिक्स्ड टाइप का होता है। सो यूजुअली फिजिक्स में हम सारी चीजें किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे। ओके, अब दो टर्म यूज होते हैं। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है इनर्शिया, सो एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। ओके, कोई बताएगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में डिफरेंस? कोई बता सकता है? Inertial मतलब tendency of an object to remain at rest or to be in motion. ओके, वेरी गुड। और नॉन इनर्शियल बताए कोई, या कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करना चाहता है इनर्शियल? ओके, लेट्स सी। देखो जैसे अभी हर्षदा ने एक आंसर किया हुआ है, बहुत ही अच्छा आंसर है। यू कैन से कि एग्जैक्ट डेफिनेशन है, बट आप कभी भी मेरी टीचिंग में आप देखो, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आप कहीं पे भी एग्जैक्ट ऐसा डेफिनेशन टाइप चीजें नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि यार ये जो चीजें हैं ये बोर्ड्स में बिल्कुल नहीं पूछी जाती। क्लास 9th में हमें 8th में 9th में ये लिखनी होती है डेफिनेशन, और अगर आपने एग्जैक्ट नहीं लिखी है तो टीचर आपका जो है आंसर गलत कर देता है। सो इसलिए आप लोग एग्जैक्ट याद करते हैं। बट जब आप क्लास 11 12th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, जेई और नीट के लिए, तो हमें लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू डेफिनेशन। सो लॉजिक हम बात करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि कुछ ऐसा बताया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद द सेम स्पीड, मूविंग विद सेम स्पीड। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड से टर्म है, इनसे बचने के लिए मैं एक सिंपल से स्टेटमेंट से क्लियर कर देता हूं कि इनर्शियल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा फ्रेम मूविंग हो सकता है या रेस्ट पे हो सकता है। सो इट कैन बी मूविंग और एट रेस्ट, दोनों हो सकता है। सबसे पहली बात क्लियर होनी चाहिए, इट कैन बी मूविंग और एट रेस्ट, दोनों चीजें हो सकती हैं। एंड नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट्स एक्सेलरेशन शुड बी 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इट्स एक्सेलरेशन शुड बी 0। नॉन इनर्शियल की बात करें तो नॉन इनर्शियल इट विल बी ऑलवेज इन मोशन। ओके, सो ऑलवेज मूविंग रहेगा, सो ऑलवेज मूविंग, रेस्ट पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी खास बात यह है, इसकी खास बात है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं होगा। तो ये दो सिंपल टर्म है जिससे हम बहुत ही अच्छे से इनर्शियल और नॉन इनर्शियल समझ सकते हैं। मतलब सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक कार है, आप एक कार से कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्लियर? सो लेट्स से अगर आप कार से ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करने वाले हैं और वो कार मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, बताओ ये इनर्शियल फ्रेम होगा या नॉन इनर्शियल होगा? Inertial. इनर्शियल। Non-inertial. 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 नॉन इनर्शियल होगा। ओके, देखिए कार इज मूविंग विद 20, सो 20 एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की अगर मैं बात बताऊं, एक्सेलरेशन कॉजेज
द चेंज इन स्पीड, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन डायरेक्टली है चेंज इन स्पीड। अभी मैं आगे जस्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ तो डिटेल में बातें करेंगे। सो इफ द स्पीड इज चेंजिंग देन देयर इज एक्सेलरेशन, सो आई कैन आल्सो राइट इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो मींस it means it's or constant speed, I can write constant speed। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि acceleration means ये constant speed है, मतलब acceleration क्या है, जीरो। so if car is moving with 20 meter per second, that means its acceleration is zero, so this frame will be called inertial। okay, so ये frame हो जाएगा inertial। लेकिन अगर मैं बात करूं कार just starting Non-inertial. Then non-inertial. good, so it is just starting from rest suppose, so इसका मतलब ये होगा कि अगर स्टार्ट कर रही है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ रही होगी ना, तो बढ़ रही होगी। और सपोज अप्लाइज अ ब्रेक सडनली, सो अप्लाइंग ब्रेक्स, सो अगर ब्रेक्स अप्लाई कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हो रही है। इन एनी केस स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो वो कैसा फ्रेम बन जाएगा हमारे लिए, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। ओके, अभी बात करें यार कि ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्यों पढ़ा रहा हूँ। अगर मैंने डेफिनेशन नहीं लिखाई आपको इस तरीके से तो मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूँ, आपको काम क्यों आएगा। तो बेटा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का काम आने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वहां पर हम इन पे डिस्कस करेंगे कि अगर इनर्शियल होगा तो क्या चेंजेस होंगे, अगर नॉन इनर्शियल है तो क्या होंगे। न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं होते हैं नॉन इनर्शियल के लिए, वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, इनर्शियल के लिए। सो वहां पर हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। कभी ऐसा नहीं टेंशन लेना कि सर आपने तो थोड़ा सा ही पढ़ा है इनर्शियल नॉन इनर्शियल में, बिकॉज काइनेमेटिक्स में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जब हम डायनेमिक्स में आएंगे फोर्स वाले चैप्टर पे, वहां पे हम फिर से इन दोनों टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि इनर्शियल मतलब मूविंग भी हो सकता है, रेस्ट भी हो सकता है। काम की बात यह है कि ऐसे स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हम बात करें नॉन इनर्शियल के बारे में, सो नॉन इनर्शियल में क्या हो जाएगा, इसमें ऑलवेज मूविंग रहेगा और एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा। तो ये दो टर्म हम यहाँ पर बात करते हैं रेस्ट और इनर्शियल की। अब कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिनको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए प्रॉपर, और उन पे ज़्यादा ऐसा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, बट हमें चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, बेटर रहेगा। लाइक स्टार्ट करते हैं यार। पहला टर्म है डिस्टेंस। तो मुझे लगता है डिस्टेंस सबको पता ही है। डिस्टेंस कैसे डिफाइन होती है, लेंथ से। इट इज, आई कैन से इट इज द लेंथ ऑफ अ पाथ। मतलब क्या है लेंथ ऑफ अ पाथ, मतलब सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और हम डायरेक्टली बी पर पहुंच गए, तो इसकी जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो ये जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। सपोज हम ए और बी पे कुछ एक रैंडम पाथ से गए इस तरीके से, तो इस पाथ की जो लेंथ होगी वो बन जाएगी हमारी डिस्टेंस। तो सिंपल डिस्टेंस का मीनिंग हमारा ये है। अब बात करते हैं थोड़ी सी यूनिट्स की। तो यूनिट बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस बहुत ही फेमस है बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ। तो यूनिट हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। परफेक्ट हम कितने भी लगा सकते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंटी, किलो, ये सारे क्या है, प्रीफिक्स हैं, तो वो कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है स्केलर और वेक्टर, तो हमने ये ध्यान दिया है कि डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों स्केलर क्वांटिटी है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है कि डायरेक्शन का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सपोज ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। अब मैंने आपसे पूछा यूज 10 मीटर टू रीच बी, यूज 10 मीटर टू रीच बी। So there are infinite possibility for 10 meter. You can go and reach like this. You can also go and reach like this. You can also go something like this. There will be infinite possibility to reach at B using 10 meter. So all these paths will belong to 10 meter.
तो इसलिए ये एक क्या बन जाती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। किसी को डिस्टेंस में कुछ डाउट है? अगर कुछ भी ऐसा थॉट आता है, कुछ भी एक क्वेश्चन है आपके पास, तो तुरंत पूछ सकते हैं। बाकी ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसलिए जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये एक नया टर्म है। अगर हम इसमें बात करें तो इट इज वेरी सिमिलर टू द डिस्टेंस, बट इट इज नॉट द लेंथ ऑफ होल पाथ। वी कैन से इट इज अ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। So it is the length of shortest path possible. और कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज somehow फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बाय द वे हमने ये बात कर ली थी ऑलरेडी इस चीज को लेके, फाइनल पोजीशन इनिशियल। क्यों? यूनिट तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस जैसा ही होता है, बिकॉज इट इज अ लेंथ। यूनिट होगा इसका वही मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर टाइप। लेकिन एक बात है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कैसे पता चलता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी? पोजीशन से पता चलता है कि अगर सपोज हमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, हमने बताया कि ए से बी पे जाने के बहुत मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। ये एक पाथ हो सकता है, ये एक पाथ हो सकता है। लेट्स से पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है। क्लियर? तो ये जो पाथ 1 और 2 की लेंथ है वो हो जाएगी हमारी क्या? डिस्टेंस। बट अगर हम बात करें कि पोजीशन ऑफ बी और माइनस पोजीशन ऑफ ए डायरेक्टली माइनस कर दें, तो सपोज ये दोनों कुछ इस तरीके से हैं। अगर हम बात करें इस तरीके से, और बी की पोजीशन है लेट्स से 10,0 और ए की पोजीशन है लेट्स से 4,0, तो इसका मतलब ए टू बी की डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टू बी बहुत ही सिंपल हो जाएगा, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, वेक्टर टाइप पे। क्यों? क्योंकि पोजीशन मतलब ऐसा एरो रहेगा ना कि किस तरफ होगा। तो ये ए की पोजीशन है। सिमिलरली अगर बात करें तो ऐसे बी की पोजीशन होगी, इन दोनों को माइनस करेंगे सो पोजीशन ऑफ ए बी मिल जाएगी हमें। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं 10 माइनस 4। सो बेसिकली ये 10 आई कैप है, ये 4 आई कैप है। सो माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 6 आई कैप आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि ये एक वेक्टर वाली क्वांटिटी है क्योंकि फिक्स डायरेक्शन है। जबकि अगर हम बात करें पाथ 1 और पाथ 2 की, तो वो बहुत ही रैंडम वैल्यूज हैं, वो दोनों रैंडम डायरेक्शंस हैं। तो वो चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। तो मैंने यहाँ पर बात की कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। तो अगर आप इस प्रोसेस में देखोगे, ए टू बी की पोजीशन निकालने का ट्राई करोगे, सो यू विल फील कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो अदर पाथ विच विल बी लेस देन दिस वैल्यू। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इनमें बात करें एक चीज, क्या कि लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल। क्यों मैं ऐसा एग्जांपल पिक कर रहा हूँ? क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों के वैल्यूज किस तरीके से ट्रीट करेंगे। सपोज पॉइंट ए है 1, पॉइंट बी, सपोज देयर आर मल्टीपल पाथ्स। ये पाथ है लेट्स से 8 मीटर, इसे हम दे रहे हैं नेम पाथ नंबर 1। लेट्स से देयर इज अनदर पाथ लाइक दिस, ये है सपोज आपका 10 मीटर। सपोज देयर इज अनदर पाथ, ये आपका 14 मीटर। 3 डिफरेंट पाथ भी है। ओके, सो सपोज दिस वन इज सेकंड पाथ, दिस इज थर्ड पाथ। तो अगर मैं बात करूं कि लेट्स से हम एक डिफरेंट पाथ पर जा रहे हैं, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दैट पाथ एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फॉर दैट पाथ, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स से पाथ 1 में, पाथ 2 में और पाथ 3 में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं।
तो जब हम पाथ 1 से जा रहे हैं, सो यू विल ऑब्जर्व कि सिचुएशन क्या हो रही है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी व्हेन वी आर मूविंग थ्रू पाथ 1। इफ वी आर मूविंग इन पाथ 1 यू विल सी कि हमें कितना कवर करना पड़ेगा, 8 मीटर। सो 8 मीटर। 8 मीटर, but if you see the displacement of A and B will be 8 meter. What will happen in the case 2? बताएं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 मीटर। And displacement 8 मीटर। 8 meter. Now, अब लॉजिक देखें, when we are observing path 1 and 2, that means ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है A and B, clear? And we are moving through this path 2, clear? Its distance is 10 meter, but this displacement is a type of position. It may exist or may not exist, but आपको आंसर यही वाली लेंथ करनी थी, the shortest path possible. So ये A और B का शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये चीज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी थी कि आंसर जो डिस्प्लेसमेंट का रहेगा वो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप किस पाथ से आ रहे हो। सो थर्ड केस में अगर हम बात करें, सो डिस्टेंस हो जाएगी 14 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट रहेगा 8 मीटर। 8 मीटर। तो इससे यार एक चीज पता चल रही है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट देखो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से जो काम की बात आ रही है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये एक ऑलवेज कंडीशन है क्या, कि जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा ही होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट वन। सो जो डिस्टेंस होगी इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट देयर इज अ केस व्हेन दे आर इक्वल आल्सो, सो दे कैन बी इक्वल आल्सो, सो आई विल मेक अ इक्वल आल्सो। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं करूं, सो मुझे पता है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, मतलब दिस वैल्यू विल रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यूज कैरी कर सकते हैं। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है कि डिस्टेंस कैसे सर हमेशा ज़्यादा ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट से? ये कंफर्म है, ऐसा ही रहेगा हमेशा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। सो कोई दूसरा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। फिर बात करें यार, डिस्प्लेसमेंट तो एक टाइप की पोजीशन है, जैसे मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर हमने यहाँ पर बात की है कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, तो देखें एक और काम की बात समझ में आएगी क्या। सपोज एक ऑब्जेक्ट है और ये लेट्स से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से ये पॉइंट ए है, फिर वो मूव किया अप टू पॉइंट बी, फिर वो रिटर्न आ गया अप टू पॉइंट सी, फिर वो चला गया अप टू पॉइंट डी। लेट्स से हमारे पास बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ मोशन यहाँ पर है। अगर हम बात करें कि लेट्स से पोजीशन है, सो ये है 4 मीटर, और या लेट्स से इनकी पोजीशन लिख देते हैं, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। बी पॉइंट की पोजीशन की बात करें, सो लेट्स से वो है 12 मीटर। सी पॉइंट की पोजीशन की बात करें, सो लेट्स से वो है 8 मीटर, और डी पॉइंट की बात करें वो है 5 मीटर। अब मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि एक काम की बात और समझ में आ रही है यहाँ पर क्या, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, लेट्स से डिफरेंट पाथ पे डिस्टेंस की बात करें ए टू बी के लिए, सो ए टू बी के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर हम देखें कवर करें, सो 12 माइनस 4 कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। ओके, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें ए टू बी, तो वो भी आंसर वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का आंसर भी वही रहेगा ए टू बी, 8 मीटर। ठीक है। अगर हम बात करें डिस्टेंस फॉर लेट्स से ए टू सी, तो ए टू सी जो डिस्टेंस हो जाएगी अभी वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। टोटल 8 मीटर है, 4 मीटर माइनस करेंगे, सो ये हो जाएगी 4 मीटर। क्लियर? तो ये थोड़ा सा गलत आंसर हो गया। ए टू सी डिस्टेंस का मतलब ये है कि हमें पाथ देखनी है। डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए टू सी का मतलब है कि ए बी सी से होके जा रहा है, तो इसलिए डिस्टेंस 4 मीटर नहीं कंसिडर करेंगे, वो हो जाएगी 8 मीटर 12 मीटर। प्लस 4 4 मीटर, दैट विल बी 12 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे फॉर ए बी सी,
सो ए बी सी में डिस्प्लेसमेंट देखें तो जस्ट हमें पोजीशन माइनस करना पड़ेगा और वो आंसर आ जाएगा 4 मीटर। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस लेट्स से फॉर ए टू डी। सो ए बी सी डी इस पूरे का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो देखिए 8 पहले ट्रेवल करेगा और फिर 12 रिटर्न आएगा। सो 8 and 12 20 and 25। सो टोटल समेशन ऑफ द पाथ कितना हो गया? 25। ये पूरा हमने ऐड कर दिया यहाँ से। तो ये 12 था, ये 8 था, 20 हुआ और ये 5 25। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की 9 वैल्यू मीटर। थोड़ा सा ओके 9 मीटर नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअली होता है पोजीशन हमें देखना है। सो अगर आप देखो फाइनल पोजीशन तो पीछे चली गई है ए के, क्लियर। तो अगर हम ए के रेस्पेक्ट में पोजीशन देखें तो डी की पोजीशन क्या है? नेगेटिव में है, क्लियर। सो इट इज लाइक फाइनली डी कहाँ पर है? -5 पर है। माइनस इनिशियली ए कहाँ पर है? +4 पे। सो यू विल सी अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। 9 मीटर। -9 मीटर विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो ये एग्जांपल बताने का मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डिपेंडेंट है एंड इट कैन टेक एनी वैल्यू। सो बेसिकली इसको समझाने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये समझाने का पर्पस है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि हमेशा एडअप करेंगे ना, कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी एनी वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट कैन टेक एनी वैल्यू, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन था जो हमने अभी डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को लेके। इसमें किसी को कुछ डाउट है या किसी को कुछ भी डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। ओके देन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं अब हम। ये छोटी छोटी क्या है, बहुत ही छोटी चीजें हैं बट आपको शीट्स में, प्रैक्टिस शीट्स में देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस इनके। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सारी चीजें पूरी क्लियर करके रख रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। चले, अगर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है तो नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा स्पीड का। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्पीड। ओके, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारा होगा, सबको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। बट उसकी अगर हम डेफिनेशन बात करें सो फिजिक्स में मैंने बताया कोई भी चीज अगर टाइम से डिवाइडेड है, सपोज x डिवाइडेड बाय टाइम, सो दिस विल बी रेड एज इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ x। रेट का मतलब ये है फिजिक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये समझना है। रेट है तो आपको फिर से टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो आप लिख सकते हैं पूरा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट सिर्फ आपने रेट लिख दिया है, इसका मतलब फिजिक्स में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर हम स्पीड की बात करें सो वी कैन जस्ट राइट इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की कैसे चेंज हो रही है, और डिस्टेंस लिखने की जगह हम लेंथ ऑफ द पाथ भी लिख सकते हैं। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द पाथ, ये हुई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। मतलब अगर हम स्पीड का फॉर्मूला बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा समथिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हमें एक चीज और पता है, जो एक और डेफिनेशन है जो हम क्लास 9th में भी पढ़ते थे फिजिक्स में। अगर सपोज कोई चीज है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ z को अगर हम 1 रख दें तो y कितना हो जाएगा, x के जैसा हो जाएगा ना। सो एक डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, एक और पैटर्न रहता है डेफिनेशन लिखने का कि डिनोमिनेटर की चीज को क्या कर देते हैं 1। सो वी कैन से स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 टाइम और इन यूनिट टाइम। सो वी कैन ऑल्सो राइट स्पीड इज द डिस्टेंस covered per in unit unit time. time. Okay, so in unit time और distance covered per unit time। अभी समझे
इसका मतलब क्या है, पहले तो हम इसका यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा। यूनिट बहुत ही क्लियर है, इट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स किसका यूनिट, लेंथ का यूनिट। सो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, अपॉन टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। सो इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और लेंथ के वेरियस यूनिट्स हैं लाइक किलोमीटर, टाइम के भी डिफरेंट वैरायटी है लाइक आवर। सो ये जो दो यूनिट है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ये बहुत स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज आल्सो लाइक सपोज किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर कवर किया, बट वो ज़रूरत नहीं है अगर हम बात करें, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। किलोमीटर पर मिनट इतना ज़्यादा हमें स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड दो ही है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का देखिए मतलब क्या है, स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये है, सपोज मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड मीन्स, इसका मीनिंग क्या रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग रहेगा स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सो बेसिकली इट विल कवर 20 मीटर इन 1 सेकेंड। ये मीनिंग होता है स्पीड का। 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में 20 मीटर कवर करेगा। तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं यहाँ पर। सपोज मैंने बात की कि एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बताओ 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा। सो एज वी नो in 1 second it covers 10, so in 20 second it will cover 20 into 10। कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। अगर लेट्स से हमें ये नहीं करना तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी हम बातें कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आई कैन आल्सो राइट, सपोज इफ द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज भी बना सकते हैं। और सपोज डिस्टेंस फाइंड करनी है, सो उसमें क्या कर सकते हैं, स्पीड को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। सो वी कैन राइट इट स्पीड इनटू टाइम आल्सो। सपोज हमें टाइम फाइंड करना है, सो टाइम को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में और स्पीड को डिवाइड में ले जाएंगे। सो वी कैन राइट इट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, देखने में ये सारे फॉर्मूले बहुत छोटे लग रहे हैं कि अरे सर जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं यार, ये जो फॉर्मूले वैलिड है ये किसी पर्टिकुलर स्पीड के लिए वैलिड है। सोचो अगर स्पीड चेंज हो रही है, अगर स्पीड कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां पर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। और अगर एक्सीलरेशन आ जाएगा तब ये फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, these are used when there is no change of speed for that interval of time। मतलब अब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो दैट इंटरवल ऑफ टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। आप लोग बता सकते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये यूज एक्सप्लेन करती है। सपोज क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं क्या, सपोज एक का ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और लेट से ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है, अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है और अभी जीरो पे था। लेट से स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, अभी जीरो पे था, थोड़ी देर बाद वी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। डन? क्लियर? तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। लेट से उसने टाइम कंज्यूम किया 10 सेकेंड, टी कितना था 10 सेकेंड। डन? उसके बाद नेक्स्ट वो मूव होता रहा नेक्स्ट 10 सेकेंड से, लेट से वो मूव होता रहा नेक्स्ट 10 सेकेंड से। बट खास बात ये थी कि अब उसने स्पीड चेंज नहीं की, मतलब अभी भी उसकी फाइनल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो
अब ये समझना ये है कि अगर मैं आपको पॉइंट दे दूं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, सो अगर मैंने आपसे डिस्टेंस ऑफ ए बी पूछा तो लेट्स से स्पीड इनटू टाइम, अभी हमने यहाँ पे देखा ना डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये याद करो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम से। सो स्पीड इनटू टाइम, सो स्पीड कितना है 20, टाइम कितना है 10, आंसर आ जाएगा 200 मीटर, जो कि गलत आंसर होगा, ये पैटर्न रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है these are used when there is no change of speed for that interval of time। मतलब अगर मैं मोशन की बात करूं तो ए टू सी में बताओ स्पीड चेंज हो रही थी कि नहीं, बिल्कुल हो रही थी, ए टू बी में चेंज हो रही थी। सो मोशन इज नॉट लाइक यू कैन से कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, बट फॉर गिवन इंटरवल इफ आई टेक द इंटरवल बी टू सी विल सी द स्पीड इज नॉट चेंजिंग। सो अगर हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ B to C, then we can use speed into time। Okay, then we can use speed into time। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड है 20, टाइम है 10 सेकेंड, आंसर आ जाएगा 200 मीटर। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर फिर ये फाइंड कैसे करेंगे, तो ऑफ कोर्स फाइंड करेंगे, बट अभी नहीं, जब हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेंगे उसके बाद हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सो विल फाइंड इट लेटर। ऐसा नहीं है कि हम फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड कर सकते हैं, बट जब हम एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे उसके बाद हम इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये फॉर्मूले कब वैलिड है, सबको क्लियर होना चाहिए। व्हेन देयर इज नो चेंज इन स्पीड फॉर दैट इंटरवल ऑफ टाइम, उस इंटरवल में आप यूज कर सकते हैं। या एनी डाउट? ओके, तो अभी हमें स्पीड के बारे में ये सारी चीजें क्लियर है। एक चीज और मैं लिखना भूल गया, बिकॉज स्पीड में हम क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस यूज कर रहे हैं। सो आई विल से कि डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स इट विल बी आल्सो स्केलर क्वांटिटी। सो आई विल जस्ट राइट इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब फिजिक्स में एक प्रॉब्लम मैंने बताई है स्टार्टिंग में कि यार यूनिट थोड़े से सेम होने चाहिए। आप एक ही इक्वेशन में, जैसे हमने डायमेंशन में बताया, सपोज x इज इक्वल टू a प्लस बी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये यूनिट किलोमीटर में और ये यूनिट मीटर में है, आप ऐड नहीं कर सकते। किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट्स कन्वर्जन आपको प्रॉपरली आना चाहिए। तो स्पीड में ही मैं सारी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बात करूं 1 मीटर, तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, या थोड़ा सा 1 मीटर से नहीं, 1 किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। अगर इसका इन्वर्स देखें तो हम ये बोल सकते हैं 1 मीटर में किलोमीटर कितने होंगे, तो 1000 डिवाइड आ जाएगा। सो इट विल बी 1/1000 किलोमीटर। इसे लिखने की हैबिट होनी चाहिए आप लोग को। इसे 10 टू दी पावर में भी लिख सकते हैं, ऑल्दो इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आगे बहुत सारे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। इसे लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -3 किलोमीटर। टाइम की भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम का हमें पता है 1 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड। ओके, 1 आवर मतलब अगर हम बात करें, सो 1 आवर मतलब हो जाएगा 16 × 60, दैट इज 3600 सेकेंड। अगर हम 1 सेकेंड की बात करें, सो वी कैन राइट 1/3600 आवर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कन्वर्जन के लिए बता रहा हूँ। सपोज हमें कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट, सपोज हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड को, हमें मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम डिस्कशन देखें कि 1 मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, तो अगर हमें देखना है 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच
किलोमीटर पर आवर। तो मतलब हमें कन्वर्ट करना है बेसिकली मीटर पर सेकंड को। तो हम यहाँ पे एक्चुअली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमें 1 मीटर पर सेकंड दिया था, अब हमें इसे किलोमीटर लाना है। तो देखो किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 विल रिमेन एज इट इज। ये जो मीटर है उसे किलोमीटर में क्या लिख सकते हैं हम अगर देखें, तो हम लिख सकते हैं जैसा मैंने भी यहाँ पे देखा कि 1 मीटर को किलोमीटर में लिख सकते हैं 1/1000। सो वी कैन राइट इट 1/1000 किलोमीटर अपॉन जो सेकंड है उसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3600 आर। सो 1/3600 आर। सो इसका मतलब ये जो मीटर पर सेकंड है इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये सबसे अपॉन वाला सबसे टॉप पे जाएगा, ये आ जाएगा 3600 अपॉन 1000। सो इट इज वेरी क्लियर, दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से डिवाइड होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 18/5 किलोमीटर पर आवर। सो आई कैन से दैट 1 मीटर पर सेकंड इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें आंसर आ गया, क्या आंसर आया, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये दो स्टैंडर्ड है इसलिए हमें इनका बिल्कुल याद रखना चाहिए। बाकी अदर्स अगर कुछ मीटर पर मिनट है तो वो आप इजीली खुद से कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें क्या कि 1 मीटर पर सेकंड है तो हमें इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। सपोज अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टैंडर्ड बातें कर लेते हैं। सपोज x मीटर पर सेकंड गिवन है, सो क्या करना पड़ेगा हमें टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। सो अभी यहाँ पर क्लियर है कि अगर मीटर पर सेकंड को चाहिए सो 18/5 का डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये हो जाएगा x इंटू 18/5, दिस मच ऑफ किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए। इसका इन्वर्स मतलब सपोज x किलोमीटर पर आवर है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा x इंटू 5/18। गुड। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/18, उल्टा लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। हो सकता है एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ऑल्दो बहुत ही वेग सा लॉजिक है बट याद रखने के लिए काफी है। आपको पता है कि किलोमीटर बड़ा होता है ना, सो अगर लेट्स से ऐसा रियल में कुछ नहीं है, रियल में तो ये सॉल्विंग है जो हमने की, कॉमन सेंस के लिए याद कर सकते हैं कि किलोमीटर मतलब हमें लार्जर वैल्यू चाहिए। सो न्यूमरेटर में लार्जर मल्टीप्लाई करोगे तभी तो लार्जर वैल्यू आएगी ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हो क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 5/18 कराना था या 18/5 कराना था, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना कि अगर किलोमीटर चाहिए हमें आंसर में तो लार्जर वैल्यू का मल्टीप्लाई कराना है, अगर मीटर चाहिए हमें आंसर में सिर्फ मीटर सो 5/18 का कराना है बिकॉज न्यूमरेटर में स्मॉलर वैल्यू मल्टीप्लाई कराना है। तो इस तरीके से सिंपल वे में हम देख सकते हैं। लेट्स से कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके कन्वर्जन। आपको आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग सॉल्व कर लें, मैं भी यहाँ पर फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेट्स से कन्वर्ट 20 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर मिनट। लेट्स से नंबर 2 72 किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड। लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड into किलोमीटर पर आवर। सो बाकी जो रिमेनिंग ये दो हैं ये स्टैंडर्ड है, बट फर्स्ट वाला हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने फर्स्ट वाला एक डिफरेंट दिया हुआ है। क्या देखिए स्टेप्स क्या है, देखिए सब। पहला स्टेप है सपोज हमें लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट में। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि किलोमीटर को मीटर में क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट 1000 मीटर। अच्छा अब 1 आवर को मिनट में कितना लिख सकते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए कि ये 1 आवर है इसे हम मिनट में कितना लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 60 मिनट। तो जो कन्वर्जन होगा वो कितना आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 1000/3। तो आंसर होगा 1000/3 मीटर पर मिनट। ऑल्दो कभी हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है,
बट ये एक एक्सप्लेनेशन था कि किस तरीके से हम कोई सा भी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर स्टैंडर्ड यूनिट आ जाता है, सपोज 72 किलोमीटर पर आवर है, तो सोचने नहीं लगना है, डायरेक्ट तुरंत मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या चाहिए, हमें मीटर चाहिए, मतलब स्मॉलर वैल्यू मतलब 5 ऊपर होगा 18 नीचे, ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड में। सो इफ यू मल्टीप्लाई 4 टाइम्स डिवाइड होगा, इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। थर्ड कन्वर्जन अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा थर्ड कन्वर्जन है 30 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है। तो 30 मीटर पर सेकेंड है, बट हमें बड़ी वैल्यू लानी है, हमें क्या लाना है, किलोमीटर लाना है। सो 30 में हम किसका 18/5 18/5 से 144 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ओके। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो ये कितना हो गया, 5 टाइम्स 6 टाइम्स डिवाइड जाएगा और ये आ जाएगा 108 144 किलोमीटर पर आवर। 108. ओके, सो 108 किलोमीटर पर आवर हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। डन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्विंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है, बस थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा उसमें गलती कर सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, चीज़ें ऐसे नहीं करना है कि आपको प्रॉब्लम हो कुछ। ओके, लेट्स सी। तो ये पर्पस क्या था, इसका पर्पस आप समझें कि क्यों हमें कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि बहुत बार वैल्यूज क्या होती हैं, हमें डिफरेंट यूनिट में दी होती हैं, तो इसलिए हमें यूनिट कन्वर्जन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेट्स से कैसे रोल है, एग्जांपल देख लेते हैं इस तरीके से। सपोज मैंने क्वेश्चन किया, फाइंड द डिस्टेंस covered in let's say 3 minutes while moving with 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो एक पर्सन है जो 5 किलोमीटर पर आवर से मूव हो रहा है, तो आपको बताना है कि 3 मिनट्स में कितना वो कवर कर लेने वाला है। तो यहाँ पर अभी पॉइंट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अब हमें चीजें ध्यान देनी होती है कि हमें यार यूनिट कन्वर्ट करके रखना होता है। सो बिकॉज स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर गलती होती है कि कुछ लोग डायरेक्टली कर देते हैं 5 × 3, आंसर क्या आ गया 15, ये रॉन्ग है यार। सो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस तरीके से नहीं करना है, डायरेक्टली ये नहीं अप्लाई करना है, बिकॉज इसके यूनिट में टाइम जो है वो टाइम किस में है, आर में है इस यूनिट में, और यहाँ पे जो आपने टाइम रख दिया उसमें टाइम क्या है, मिनट में है। तो इस तरीके से दो डिफरेंट यूनिट्स का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्चुअली बात करना चाहते हैं डिस्टेंस की, तो स्पीड इनटू टाइम में किसी एक को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप अभी अच्छे से देखें तो किसको कन्वर्ट करना इजी होगा, हमने बताया कि चाहिए तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो या किलोमीटर पर आवर में। अब ऑप्शन देखना यार, लेट से आंसर किलोमीटर में है तो फिर बेस्ट है कि मत कन्वर्ट करो इसे, इसी को आर में कन्वर्ट कर लो। क्लियर। सो लेट से आंसर अगर किलोमीटर में होते तो स्पीड को मैं कन्वर्ट नहीं करता, किसको करता, टाइम को। 3 मिनट हमें पता है 1 आवर मतलब कितना होता है, 60 मिनट। अब इनवर्स सोचें, अगर मैं 1 मिनट की बात करूंगा तो उसे लिख सकता हूँ 1/60 आर। सो इसका मतलब ये कि ये जो 3 मिनट है इसको हमें लिखना चाहिए आर में, तो ये हो जाएगा 3/60 आवर्स। तो अभी क्लियर हो जाएगा, ये 5 वाला भी आर में है और ये वाला भी आर में है, तो वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा 320, सो ये आ जाएगा 1/4 किलोमीटर। तो ये करेक्ट आंसर होगा 0.25 किलोमीटर। तो यहाँ से अभी सबको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट कि 3 मिनट में वो कितना कवर करेगा, कैसे हमने चेक किया इस तरीके से। सपोज आंसर्स अगर मीटर में होते हैं, ऑप्शंस अगर मीटर में होते तो फिर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करके कर सकते थे। तो मीटर में कन्वर्ट करने में ज़्यादा वैल्यूज होगी आपको,
3 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में और इससे भी मीटर में। सो इट्स बेटर कि यही मेथड बेस्ट है और इसको आप लिख सकते हैं 250 मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर में हमें 1000 मीटर होता है, तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमने जो देखा, यहाँ पर हमने देखा कि यूज ऑफ डिस्टेंस कितना है। ओके, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल डिफरेंट करते हैं। लेट्स से फाइंड द डिस्टेंस व्हेन for first minute speed was 20 meter per second, and let's say for next minute it was, let's say 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्वेश्चन आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग सॉल्व कर लें। आप लोग खुद से सॉल्व करें और मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, फिर मैच करेंगे। आंसर देने की जरूरत नहीं क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चन है, बट आप लोग एक बार ट्राई करें, तुरंत ऐसे सॉल्व करें। फाइंड द डिस्टेंस व्हेन फॉर फर्स्ट मिनट द स्पीड वाज दिस एंड फॉर द नेक्स्ट मिनट इट वाज दिस। ओके, एज आई सेड, नो नीड टू आंसर। ओके, सो आपको आंसर सेंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पहले सीखना है यार, ये काइनेमेटिक्स का बेसिक्स है। अगर आपने आज के लेक्चर में बेसिक मिस किया है तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बात करता हूँ कि थोड़ा सा फोकस्ड रहने का ट्राई करना है। देखिए, सबसे पहले समझना है कि मोशन में दो चीजें हैं। अब बताओ, अगर हम बात करें कि क्या स्पीड चेंज हो रही है या नहीं, नंबर 1, स्पीड चेंज हो रही है या नहीं? बिल्कुल हो रही है, स्पीड चेंज। यस सर। तो बताओ, क्या हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर सकते हैं क्या? ये नो सर। नो सर। हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? वी कैन नॉट यूज दिस। बट आप एक लाइन देखो, वहां पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि इवन व्हेन द स्पीड इज चेंजिंग, these are used when there is no change of speed for that interval of time। इसका मतलब कि अगर हम बात करें, सो क्वेश्चन में क्या स्पीड चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर सकते हैं क्या? नो। ये कंफर्म हो गया, नो, ये नहीं यूज कर सकते। बट अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टार मार्क वाली बात करता हूँ। क्या? फॉर फर्स्ट मिनट, फॉर फर्स्ट मिनट बताओ स्पीड चेंज हो रही है क्या? नहीं। फर्स्ट मिनट स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? सो फॉर फर्स्ट मिनट हम यूज कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड के लिए बात करें, फॉर सेकंड मिनट बताओ सेकंड मिनट में स्पीड चेंज हो रही है क्या? नो सर। नहीं। No, sir. सेकंड मिनट में थ्रू आउट कांस्टेंट है अभी भी, तो इसका मतलब तभी भी हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो इसको बताने का पर्पस ये था कि जब हम आगे जाएंगे, मतलब आगे जब हम काफी आगे सॉल्विंग करेंगे, आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो एक बेसिक चीज स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। क्या? कि सर कब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लगा देते हो, और कभी कभी तो आप वो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हो।
रीजन समझना है कि पूरे 1 सेकंड तक स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो हम लगा सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। 2 सेकंड के लिए भी चेंज नहीं हो रही है, हम लगा सकते हैं। चेंज कहाँ पर हो रही है? 1 to 2 में ट्रांजिशन में हो रही है। मतलब क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि इग्नोर करो एक्सेलरेशन को, मतलब उसने हमें टाइम बताया ही नहीं है कि किस टाइम पे चेंज हो गया है एक्सेलरेशन, डायरेक्टली जस्ट दे दिया हुआ है टाइम। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो अगर हम बात करें कि स्पीड जो चेंज हो रही है वो 1 to 2 में ट्रांजिशन में चेंज हो रही है, जिसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी दिया नहीं गया क्वेश्चन में, इसलिए हम सेपरेट टाइम पे डिस्टेंस अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो फर्स्ट 20 मीटर पर सेकेंड और फर्स्ट मिनट है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आप लोग को बोलूं 2 स्टेप में ऐसे ड्रॉ कर लिया करो तुरंत। अगर हम बात करें पहले टाइम कितना कंज्यूम किया, तो टाइम कंज्यूम्ड है 1 मिनट यहाँ पर और 1 मिनट यहाँ पर। ऐसा फिगर बनाने से क्या डेटा तुरंत पता चल जाता है। स्पीड की बात करें तो पहले हाफ में स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर है 90 किलोमीटर पर आवर। सो बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि 90 को कन्वर्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो 90 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 5/18। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर पर सेकेंड में। सो 18 से कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। सो ये मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है। अब प्रॉब्लम किसकी है? टाइम की। सो 1 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें सो क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड। इसे भी कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड। तो इसका मतलब अब हम डिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाता है? स्पीड इंटू टाइम। सो 20 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा? ये 1200 मीटर। यहाँ पे बात करें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 25 इंटू 60। सो ये कितना हो जाएगा? 1500। सो टोटल डिस्टेंस अगर बात करें सो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी बहुत ही क्लियर, इट इज 1200 प्लस 1500। सो द आंसर इज 2700 मीटर, और किलोमीटर में देखें इट इज 2.7 किलोमीटर। तो ऑल्दो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट आप सोचोगे सर आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया इसे सॉल्व करने में? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप आगे स्टडी करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब आपको एक्सेलरेशन वाला फार्मूला यूज करना है, कब आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तब वैलिड है जब उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तब के लिए। तो इस तरीके से ये डिस्कशन हम कर सकते थे। तो ये पूरा पार्ट हुआ हमारा स्पीड को लेके कि यार स्पीड हमने किस तरीके से यहाँ पर लिखी हुई है पूरा, और कन्वर्जन और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बात की। अब स्पीड के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है एवरेज स्पीड। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इट इज एवरेज स्पीड। तो ऑलरेडी आप लोगों ने सबने सीख रखा ही होता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर ये होता है, ऐसे करते हैं। हम यहाँ पर एवरेज स्पीड में बहुत अच्छे डिस्कशंस को लेके आने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रहने वाला है। चलो, एवरेज स्पीड बहुत ही स्ट्रेट है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पूरा डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेता है, ये चीज हम डिस्कस करते हैं। मतलब सपोज आप कोल्हापुर से स्टार्ट कर रहे हैं और पुणे तक जाने वाले हैं, ठीक है। सो कोल्हापुर से पुणे तक जाने के लिए आपने सपोज कंज्यूम किए 4 आवर्स, ठीक है। अब कोई मत बोलना सर 3.5 लगेगा। लेट्स से आपने कोल्हापुर टू पुणे में 4 आवर्स कंज्यूम किया। तो सपोज आप कोल्हापुर से आगे जा रहे हैं, आप कराड़ तक पहुंचे, आपका स्पीड एक डिफरेंट था। लेट्स से आपका स्पीड था कुछ 80 किलोमीटर पर आवर। देन आप डिफरेंट पोजीशन पर गए, लेट्स से यहाँ से एक डिफरेंट प्लेस तक गए, यहाँ पर आपकी स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। देन उसके आगे लेट्स से आपकी स्पीड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप डिफरेंट स्पीड से कोई प्लेस कवर करते हैं तो एवरेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सारे स्पीड का एवरेज ले लो। अगर हम v एवरेज को इस तरीके से लिख सकते हैं स्पीड को
या फिर v को इस तरीके से लिख सकते हैं, एवरेज को, ये एवरेज के दो सिंबल है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। मैथमेटिकल एवरेज नहीं लेना है, ये रॉन्ग रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन को सिंपल सा करने का मतलब ये होता है कि आपने टाइम कितना कंज्यूम किया और आपने डिस्टेंस कितनी कंज्यूम की, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना था और आपने टाइम कितना यूज किया, उसके बेसिस पर एवरेज स्पीड होता है। तो सभी लोग को क्लियर है, बस मैं सिर्फ यहाँ पे बताता हूँ क्या गलती नहीं करनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए अगर हम बात करें, इट इज वेरी क्लियर कि एवरेज स्पीड का v एवरेज का जो फॉर्मूला होगा, इट इज रिटन एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज को हम हमेशा इसी तरीके से फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम के अकॉर्डिंग में। तो हमें हमेशा टोटल डिस्टेंस निकालना कंपलसरी होता है, उसके बाद फिर हम बाकी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है दो सेटअप हमें दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो। तो अभी हमें बताना है कि एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। तो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसे ही हम एवरेज स्पीड यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो लेट्स से एक एग्जांपल नोट करते हैं और इसका आंसर आप लोग को करना है चैट बॉक्स में। Okay, so solve this one.
ओके, सो ठीक है, आंसर्स जो आपको देने हैं वो किलोमीटर पर आवर में ही देने हैं, बिकॉज दोनों स्पीड मैंने किलोमीटर पर आवर में दी है। और पॉइंट में डिवाइड करके कन्वर्ट करके बताओ, बेटर रहेगा। रेशियो में नहीं बताया, पॉइंट में डिवाइड करके बताएं तो ऑब्जर्वेबल रहेगा मेरे लिए भी। आदित्य करेक्ट आंसर है। शिव प्रसाद इट्स नॉट करेक्ट। आयुष इट्स नॉट करेक्ट। जो लोग अपॉन में करके दे रहे हैं वो पॉइंट में कन्वर्ट करके दें, बेटर रहेगा। आदित्य करेक्ट आंसर। कार्तिक ऑल्सो करेक्ट आंसर। मृण्मयी करेक्ट आंसर। सिद्धि इट्स नॉट करेक्ट। अनुष्का इट्स नॉट करेक्ट। ओके चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, बिकॉज ये अभी एकदम स्टार्टिंग है, अभी आंसर करना बंद करें सारे लोग। मैंने बहुत सारे आंसर्स देख लिए। ओके इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट। ओके देखिए, अश्विन इट्स नॉट करेक्ट, शिव प्रसाद इट्स नॉट करेक्ट, यशिता नॉट करेक्ट, देवाशीष इट्स करेक्ट। ओके लेट्स सी। देखो यार, अभी बिल्कुल भूल जाओ, जितना भी प्रीवियस डेटा है वो डिलीट करो, और अब मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से अप्रोच करो। याद है मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया है, मैंने बताया कि ऐसा टेबल टाइप बना लो। स्क्रीन में ये क्वेश्चन देखें कि हमें पता है तीन ही चीजें हैं। अगर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये टेबल फिल करनी है हमें। अगर ये टेबल हमारे पास है तो हम सारा डेटा निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको हमेशा ऐसे ही करना है, ये ग्राफ बना लेना है। अब आप सोचोगे सर पहले में अलग है दूसरे में अलग है, ये कुछ नहीं है ऐसा, ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ कि दो पार्ट में मोशन हो रही है। सबसे पहले देखो क्या क्या डेटा गिवन है। पहले गिवन है 50 किलोमीटर विद 80 किलोमीटर पर स्पीड। तो हमें स्पीड गिवन है, हमें टाइम चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, ये तीनों चीजें पहले लिख लो। स्पीड की बात करें, ये है 80 किलोमीटर पर आवर, सो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 100 किलोमीटर पर आवर, दोनों किलोमीटर पर आवर में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद बात करते हैं टाइम। टाइम की अगर बात करें तो क्वेश्चन में दिया है कि 50 किलोमीटर कवर किया है, मतलब ये टाइम गिवन नहीं है। क्या गिवन है? इंस्टेड ये 50 किलोमीटर कवर करता है, ये गिवन है। ओके अच्छा, टेबल बना के करेंगे तुरंत एक बार में सारी चीजें दिख जाएंगी, गलत बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 2, क्या हमें सेकंड सेक्शन की डिस्टेंस पता है? क्या नहीं पता है, बट हमें पता है कि सेकंड सेक्शन में टाइम कितना लगा, 1.5 आवर। सो अगर एवरेज स्पीड आपको चाहिए तो आपको ये दो क्वेश्चन मार्क फिल करने होंगे। अगर आपने ये फिल कर दिए तो काम बन जाएगा। तो चले फिल कर लेते हैं। अगर हम इसे फिल करने की बात करें, सो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब ये तुरंत क्लियर होना चाहिए यार, टाइम इज इक्वल टू चाहिए तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जल्दी से यूज करना आना चाहिए। और अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अच्छा एक चीज मैं लिखना भूल गया, मैं बार बार पूरे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। जनरली जो होता है, मैं एक बार फिर से वहां पे जाता हूँ वापस जहाँ पे हमने स्पीड टाइम लिखा हुआ है। ये सारे फॉर्मूले में हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं। स्पीड को जो सिंबल यूज करते हैं वो यूज करते हैं v। सो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो वी कैन ऑल्सो राइट v इज इक्वल टू, डिस्टेंस को d नहीं लिखते हैं, डिस्टेंस को हम यहाँ पे s से रिप्रेजेंट करते हैं। सो v इज इक्वल टू s अपॉन t भी लिख सकते हैं। s मतलब स्पीड मत समझ लेना, सब लोग ध्यान देना, s मतलब डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली। सो सिंबल वाइज भी यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज अभी आज फर्स्ट है इसलिए मैं पूरा कंप्लीट लिख रहा हूँ। सो डिस्टेंस की बात करें, देखो ये आर में है और ये भी आर में है, सो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। सो 100 इंटू 1.5 क्या आ जाएगा? 15। सो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर, ये हो गई डिस्टेंस। अब बात करते हैं टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम है इस डिस्टेंस और स्पीड, दैट मीन्स आंसर है 50/80। सो 0 कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया? 5/8। ओके अब सॉल्व कर लेते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड एकदम क्लियर है, वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने आज करेक्ट आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए चलेगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड, तो आपको टेंशन नहीं लेना है और सीखेंगे, बट ये क्वेश्चन अच्छे से सीख जाओगे तो नेक्स्ट वाला और क्लियरली सॉल्व कर पाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, इट इज क्लियर 50 + 150 अपॉन टाइम हो गया 5/8 प्लस अगर डिवाइड करें तो ये है 1.5 आवर, सो 1.5 आवर बिकॉज हमें डिवाइड करना है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट 3/2। तो अगर ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर सॉल्व करें सो 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट वे क्या होता है सॉल्व करने का कि डिनोमिनेटर सेम करने का ट्राई करो। सो इसमें हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम मैच करा दिया। इससे होता क्या है, अगर डिनोमिनेटर सेम है सो यू कैन जस्ट ऐड अप न्यूमरेटर्स, सो वी कैन ऐड 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 × 4 12, सो द आंसर विल बी 8 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 17। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे सो वैल्यू आती है 94.1 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। अभी देखो ये बिल्कुल डिफरेंट है, 80 + 100/2 करोगे तो आंसर आता 90 गलत आंसर है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि ऐसे बिल्कुल नहीं कर देना है कि आपको जल्दी के चक्कर में आप गलत कर दो, इस तरीके से हमें पूरी चीजें सॉल्व करनी है। तो यार आज के लिए देखो हम इतना ही रखते हैं, अगर अभी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में किसी को कुछ डाउट है तो बता दो। किसी को कुछ डाउट है आज ये जो हमने एवरेज स्पीड का डिस्कस किया, चलेगा। तो ये थोड़ा एक बार आप लोग रिव्यू करेंगे नोट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी सारे क्वेश्चन एवरेज स्पीड में करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने पहले बताया फिजिक्स में जब तक मिनिमम 3 to 4 लेक्चर नहीं हो जाते टॉपिक के, हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ में क्या है इक्वेशंस होती हैं, आप अलग अलग कर सकते हो, बट फिजिक्स में एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन हमेशा इंटरलिंक आता है, ऐसा टॉपिक वाइज ज्यादा नहीं होता। तो जब तक मिनिमम एक टॉपिक नहीं हो जाता, सपोज एक चैप्टर में 6-7 टॉपिक्स हैं, तो जब तक एक टॉपिक नहीं हो जाता तब तक चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं। ओके, और इस वीक आई गेस एग्जाम नहीं है, नेक्स्ट वीक होगा या नेक्स्ट में मिड वीक पे कहीं पे होगा वो एग्जाम, जो सेग्रीगेशन रिलेटेड बातें हो रही थी वो एक बार कंफर्म करके ग्रुप पे हम डाल देंगे। ओके ओके देन, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Have a nice day. Bye everyone. Bye, Bye sir. bye. Bye bye. Bye, sir.